हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग स्टेशन। ये लास्ट वीडियो है इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का। इसमें हम लोग देखेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड आईएफआरएस। ये बहुत छोटा सा पार्ट दिया गया है सिर्फ समझने के लिए, जो जब जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे इसका मतलब ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो बड़ा होता जाएगा। सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है? सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्पेसिफाई करता है अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड एंड प्रेजेंट कैसे करें इसको। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन डिसाइड करता है? तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डिसाइड होता है एक्सपर्ट अकाउंटिंग बॉडी और गवर्नमेंट से। इसका नीड क्यों है? सो फर्स्ट है कि दूसरों को अच्छे से फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझे, और सेकेंड है अकाउंटेंट को हेल्प करता है एक जैसा अकाउंट रिकॉर्डिंग प्रोसीजर फॉलो करने के लिए। थर्ड है फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपेयर करने के लिए हेल्पफुल रहता है। फोर्थ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट करेक्ट है कि नहीं ऐसा विश्वास दिलाने के लिए हेल्प करता है। फिफ्थ है लीगल रिक्वायरमेंट्स में हेल्प करता है। फिर आता है आईएफआरएस। आईएफआरएस मतलब क्या? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने इसे इशू किया है। ये बताता है कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कैसी होनी चाहिए। तो इसमें फर्स्ट हम लोग देखेंगे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैसा था इंडिया में। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया मतलब ICAI ने इशू किया है। ये अकाउंटिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट ने 21 अप्रैल 1977 को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड फॉर्म किया, और उस बोर्ड फॉर्म ने फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया। ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो अकाउंट इंडिया में बनाते थे वो दूसरे देश के अकाउंट से मैच होना ज़रूरी था, क्योंकि जो हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में हम लोग जो खर्चा दिखाते थे वो दूसरे देशों का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में इनकम होता था, या फिर हम लोग जो फिक्स्ड असेट हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में दिखाते थे वो दूसरे देशों में करंट असेट दिया जाता था। तो इसमें किधर मतलब उन लोगों को समझने के लिए प्रॉब्लम होता था कि एग्जैक्टली किसको क्या समझे, तो इसलिए वो इन्वेस्ट नहीं करते थे इंडिया में। सो इसके लिए फिर जो चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट था उन्होंने एक ऐसा पॉइंट बनाया जिसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और IFRS मैच हो सके। सो इसलिए इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया गया। मतलब ये इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मॉडिफाइड वर्जन था। जो भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड होते थे वो कस्टम ट्रांजैक्शन वगैरह इंडिया के हिसाब से रिकॉर्ड होते थे, और अभी जो बिग कंपनीज रहती है तो वो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही फॉलो करती है। सिर्फ जो छोटी छोटी कंपनी रहती है वो भी अभी भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करती है। सो फर्स्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। ये इंट्रोड्यूस हुआ इन 1 अप्रैल 1991 फॉर कंपनीज के लिए अप्लाई किया गया, और 93 को ये जो अदर थे उन लोगों के लिए अप्लाई हुआ। सो इसका मतलब क्या होता है कि जो भी पॉलिसीज अडॉप्ट करते हैं वो जो भी पॉलिसी अडॉप्ट करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर एंड प्रेजेंट करने के लिए वो डिस्क्लोज होना चाहिए। फिर सेकेंड है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज। ये इंट्रोड्यूस किया इन 1999 में। इसका ये होता है कि इन्वेंटरीज 2 टाइप से वैल्यूड की जाती है। फर्स्ट है लोअर हिस्टोरिकल कॉस्ट एंड नेट रियलाइजेबल कॉस्ट।
नो लोअर हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब जिस पे हम लोग परचेस करते हैं, और नेट रियलाइजेबल कॉस्ट मतलब असेट अमाउंट माइनस जो सेलिंग एक्सपेंसेस दिए जाते हैं कि हम लोग कोई कमीशन बेचने के लिए कमीशन देते हैं या ब्रोकरेज देते हैं, तो वो लेस करके जो वैल्यू आएगा उसको नेट रियलाइजेशन वैल्यू बोलते हैं। फिर थर्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट ये 1 अप्रैल 2001 में इंट्रोड्यूस हुआ। कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर एंड प्रेजेंट तभी होता है जब प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग। ये 1 अप्रैल 1995 को इंट्रोड्यूस किया गया। इसमें असेट का डेप्रिसिएशन कैसे होता है और उसका अलोकेशन कैसे करते हैं वो दिखाया गया है। फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये इंट्रोड्यूस किया है 1991 में और कंपनीज के लिए इंट्रोड्यूस हुआ और 93 में दूसरों के लिए। इसके मुताबिक जो R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो खर्चा होता है वो एक्सपेंसेस दिखाया जाता है। फिर नेक्स्ट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन। इन 1991 में ये कंपनीज के लिए 1991 में इंट्रोड्यूस किया गया और 93 में अदर्स के लिए हुआ। सो इस स्टैंडर्ड के मुताबिक अलग अलग ट्रांजैक्शन से आने वाला पैसा रेवेन्यू होता है, मतलब अलग अलग ट्रांजैक्शन से आने वाला पैसा रेवेन्यू है या इनकम है, ये रिकॉग्नाइज करके प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाया जाता है। नेक्स्ट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10। तो अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड असेट, ये जो है वो 1991 में इंट्रोड्यूस किया गया फॉर कंपनीज के लिए और 93 में अदर्स के लिए दिखाया गया। सो फिक्स्ड कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट एंड कॉस्ट ऑफ ब्रिंगिंग द असेट, मतलब जो ओरिजिनल कॉस्ट है और उसको इंस्टॉल करने के लिए जो कॉस्ट लगाई गई है वो मिलाकर बनता है। जब फिक्स्ड असेट्स डिस्पोज होते हैं या उसका कुछ यूज़ नहीं होता है तब इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं दिखाया जाता। नेक्स्ट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स। ये 1994 में दिखाया गया। गवर्नमेंट ग्रांट तभी इशू होता है जब इंटरप्राइज सब गवर्नमेंट के कंडीशन जो भी बताए गए वो फॉलो करता है। नेक्स्ट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 अकाउंटिंग फॉर इन्वेंटरीज। ये 1 अप्रैल 1995 को इंट्रोड्यूस किया गया। इंटरप्राइज ने डिस्क्लोज करना चाहिए करंट इन्वेस्टमेंट है या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाया जाना चाहिए। करंट इन्वेस्टमेंट लोअर कॉस्ट या फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कॉस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट है ये जो है ये लास्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। तो ये इंट्रोड्यूस किया इन 2001 में। इसका मतलब है टैक्स एक्सपेंसेस में करंट टैक्स एंड डेफर्ड टैक्स दिखाते हैं जब नेट प्रॉफिट एंड लॉस दिखाया जाता है। सो ये हम लोगों का फर्स्ट चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो ये सब थ्योरेटिकल पार्ट था। अभी आगे के इसमें कुछ प्रैक्टिकल सम्स भी हम लोग देखेंगे। थैंक यू।